फूल खिले भोजना आसान नहीं। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय पिछले में आ गए थे, लेकिन निर्दुर्ग तो कांग्रेस जीत गए। और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे। तो ये कांग्रेस हमेशा कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता देने उनके पास तो अभी तक एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं की है। मतलब उनको पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उससे छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर। मेरा गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है। 7 बार जनता जीती है और 8वीं बार भी जनता जीतेगी। मैं नहीं, जनता बताएगी आपको, क्योंकि रामसुंदर दास जी तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते उनको जनता क्यों जिताएगी? कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, महंत रामसुंदर दास जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव मैं भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। यह चुनाव एक बेहद ताकतवर दाऊ परिवार बनाम पाटन के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार का चुनाव है। मैं तो केवल चेहरा हूं, प्रत्याशी तो पाटनवासी हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस राजनीतिक घटनाक्रम पर जिसने अब चुनाव को गर्म कर दिया है। जी हां, नामांकन की आखिरी तिथि खत्म हो गई है और नामांकन दाखिल करने आज जो पहुंचा वही रहेंगे मैदान में। हालांकि तस्वीर साफ होने में 2 दिन का और समय लगेगा जब नाम वापसी होगी, लेकिन एक तस्वीर दोनों ओर से साफ है कि कौन मैदान में है, उनके सामने कौन है और तीसरे मोर्चे के रूप में कौन कौन आगे आया है। तो दागी बागी और पार्टियों के उम्मीदवारों की तस्वीर को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नामांकन अगर खत्म हुआ है तो मुकाबला अब तेजी से शुरू होता हुआ दिखाई देगा। उसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नागेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सारिक रईस खान जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दिनेश अग्रवाल जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि काफी गहमा गहमी के बीच दूसरे चरण के चुनाव जहां हैं वहां के नामांकन की तिथि आज खत्म हो गई और इसीलिए आखिरी दिन सारे दलों ने अपने अपने नामांकन की में शक्ति प्रदर्शन किया। बड़े नेताओं की भी आमद हुई है। हम देख रहे हैं बीजेपी से भी बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस से प्रियंका गांधी है। तो इस तरीके के आज जोर आजमाइश का दिन रहा। तो नामांकन पूरा होने के बाद जो मुकाबला शुरू हुआ है उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनेश अग्रवाल जी आपके पास आते हैं। बीजेपी विपक्ष में है, ताल ठोक रही है कि सरकार उनकी बनेगी, मुकाबला काफी जो है पेचीदा हो सकता है, कई बागी खड़े हैं आप लोगों की ओर से भी। कैसे संभालेंगे मोर्चा? कांग्रेस के उम्मीदवार तो सामने हैं लेकिन दिग्गज हैं सारे। देखिए मोहन जी, आपको सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए है। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो भीड़ है, जो माहौल है, जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, कांग्रेस जो गरीब विरोधी है, जो विकास विरोधी है, जिसने गरीबों को लूटा है, उनको दुत्कारने के लिए आज मेरा मतदाता मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो आज भीड़ है वो बता रही है कि आज कांग्रेस कहीं पे नहीं है टक्कर पे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। आज कांग्रेस के नेता आज कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। जो भीड़ है वो बता रही है कि जनता अब कांग्रेस को लाने वाली है। ठीक है, चलिए, ये दावा है बीजेपी का और कांग्रेस से अब समझ लेते हैं। कांग्रेस के तो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। ज्यादातर मंत्री जो है 2 को छोड़ के 3 मंत्री जो है वो प्रथम चरण में थे, लेकिन ज्यादा मंत्री और नेता दूसरे चरण में है क्योंकि सीटें ज्यादा है। यहाँ पर करीब 70 सीटों पर चुनाव है। सारिक जी, बीजेपी की यह बात आपने सुनी, ताकत भी बीजेपी ने दिखाई है, कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों के दावे रहेंगे? घोषणाएं तो बहुत हो रही हैं, दावे क्या हैं आपके?
देखिए, कांग्रेस पार्टी दावे और घोषणाओं पे यकीन नहीं रखती है। इससे पहले भी वर्ष 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के एक भ्रष्टाचारी और कुशासन का जवाब जनता ने एक भारी जनमत के रूप में कांग्रेस पार्टी को दिया था और भारतीय जनता पार्टियों को सीटों के लाले पड़ गए थे छत्तीसगढ़ में, जो 15 साल जिन्होंने सत्ता पे रहकर जनता के हित के लिए नहीं बल्कि कुछ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों, आज भी जैसे सेंट्रल की सरकार है वो अडानी अंबानी और अपने उद्योगपति मित्रों के इशारे पे चलती है। तो हमारी जो योजनाएं हैं, हमने 2018 में भी जितनी घोषणाएं की है तो उन घोषणाओं से बढ़कर आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने लोगों के हित में किया। और हमें विश्वास है, उस जनता पे विश्वास है जिस जनता को हमने उनका अधिकार पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे कांग्रेस की सरकार के नेताओं ने बटन दबाकर जो हितग्राहियों को उनके हक का पैसा दिया है, जो उनके संसाधनों पर और एक राज्य की जो व्यवस्था पे जो सर्वप्रथम हक रहता वहां के लोगों का, उस लोगों को हमने उनका अधिकार दिया। चाहे वो किसान भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे वो हमारी महिला बहनें हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, मजदूर भाई हो, सभी को एक समान भाव से। और लगभग मेरे तो ये भी कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि इस प्रदेश के 100% जनता ऐसी नहीं बची होगी जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार के जो योजना हो उसके दायरे के अंदर में नहीं आई होगी। तो हमने एक सर्वहारा वर्ग के लिए जो कार्य किया। रही बात मुंह छुपाने की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज मुंह छुपाना पड़ रहा है। जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो कमर तोड़ महंगाई है, जो 2014 में बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देंगे और 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, इन वादों के साथ में जो सरकार आई थी उसने जो कुशासन किया और जो जिस तरह से महंगाई आज कई गुना बढ़ गई है, हमारी महिला बहनों के किचन से लेकर एक आम आदमी की जरूरतों की चीजों को लेकर, उन महंगाई से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, मुंह छुपाना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ सर उठाकर लोगों के बीच में अपनी जो योजनाएं और अपनी उपलब्धियों हैं उसको लेकर जा रही है और चुनाव लड़ रही है। और हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस आने वाले चुनाव में फिर से उससे बल्कि अधिक संख्या में बहुमत कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में पुनः आशीर्वाद और इसने छत्तीसगढ़ की जनता देगी। ठीक है, चलिए, ये तो कांग्रेस के दावे हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो मुकाबला है दिग्गजों का वो किस ओर जा रहा है, किस तरीके का चुनावी समीकरण और गणित बन रहा है। नागेंद्र वर्मा जी बताएंगे। नागेंद्र जी, नामांकन खत्म हो गया है लेकिन बागी हर जगह खड़े हो रहे हैं, तीसरे दल के लोग भी कई समीकरणों को बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में हम इनको इग्नोर करके चलें, दो ही लोगों के बीच मुकाबला होगा, या इनकी उपस्थिति भी चुनाव में मायने रखेगी? मोहन जी, हम लोग इस चैनल पे पहले भी इस तरीके की चर्चा कर चुके हैं और इस बार चुनाव में बड़ा रोचक स्थिति बहुत सारी सीटों में आएगी। कई जगह बागी भी सामने हैं, कई जगह जो तीसरा पक्ष जो है, चाहे वो जोगी कांग्रेस का हो, आप पार्टी का हो, या स्थानीय 2 पार्टियां और मैदान में उतर रही हैं, जो स्थानीय मुद्दों को लेके मुखर हैं, उनको हम कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी अपनी उपस्थिति विधानसभा क्षेत्रों में जरूर बना के दिखाएंगी। और जो मुकाबला है, अगर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो इसको कम नहीं आंकना चाहिए। कई जगह जो दोनों पार्टियों के दिग्गज हैं उनको तीसरे से भी बच के रहना होगा, या कहीं इस तरीके की परिस्थिति बन सकती है कि जो तीसरा पक्ष है वो हावी हो जाए। और कहीं पर तो मुझे लगता है कि निर्दलीय और बागी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुकाबला जरूर बड़े दलों के बीच होगा, लेकिन उसके बावजूद तीसरे दल की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस लाइन में काफी दलों के नाम सामने आ रहे हैं, निर्दलीय भी हैं, आम आदमी पार्टी तो अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है वो भी है, इसके अलावा जनता कांग्रेस जो कि पिछले बार कमाल दिखा चुकी है वो भी है। हम देख रहे हैं कि हमार राज पार्टी भी आ गई है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी भी आ गई है। तो कई तरीके की पार्टियों को हम इस बार मैदान में देख रहे हैं, उससे समीकरणों पर असर पड़ेगा। दिग्गजों को भी परेशानी इस वजह से हो सकती है। कि करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सारिक जी, आपके तो बाकी लोगों को छोड़ ही दें, मुख्यमंत्री के सामने ही तीसरा दल ताल ठोक के सामने आ गया है, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? देखिए, चुनाव में हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चाहे तीसरा दल हो, चाहे चौथा दल हो, चाहे कोई भी हो, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है
और माननीय मुख्यमंत्री जो पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल को एक प्रस्तुत किया है, उसकी योजनाओं की सराहना खुद जो केंद्र सरकार है उससे आए जो प्रतिनिधि है उन्होंने की है, तो वो छत्तीसगढ़ के गौरव अपने जो मातृभूमि, अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने कर्मभूमि पाटन से लड़ेंगे। तो जब वो मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब वहां की जनता उन्हें अपना भरपूर स्नेह और आशीर्वाद देती थी। तो इस बार सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये एक देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जो आने वाली कार्य योजनाओं को जो लगातार हमने जो अपनी विकास की योजनाएं थी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो लगातार हमने इस क्रम में आज भी आदरणीय प्रियंका जी ने महिला बहनें जो महंगाई की मार झेल रही उनके लिए 500 रुपए सब्सिडी गैस में देने की घोषणा की है। महिला स्वयं सहायता समूह के ऋण माफी की घोषणा की है। 200 यूनिट तक जो गरीब हमारे है उनकी बिजली मुफ्त करने की घोषणा की है। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का योजना तो लगातार जिस दिन से हमारी सरकार आई है 5 सालों से लोग पा ही रहे। तो हम अपने विकास कार्यों पर लड़ रहे हैं, तो उसमें तीसरे चौथे दल का कोई यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं लगता। और मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो तीसरे चौथे दल है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में या उनके इशारे पर जिस तरह से वो टिकट वितरण देख के और भारतीय जनता पार्टी के कंफर्ट के हिसाब से दे रहे हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम अपने विकास कार्यों और अपनी जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणाएं करे, उसको किसी ने रोका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा विहीन है। और भारतीय जनता पार्टी का ये शगल ही रहा है कि चाहे केंद्र या राज्य के चुनाव हो, वो गैर बुनियादी जो मुद्दे हैं या जो लोगों की एक आधारभूत समस्या है तो उस पर ना जाकर सांप्रदायिकता के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पे या और ऐसी बातें जो जनता के भावनाओं को भड़का सके उसका नाम। दिनेश जी, आप लोग अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कई लोगों को साथ में लेके चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी आईडी वाला बात पुराना भी हो गया, अडानी का भी बात आ गया। अब पता चल रहा है जो छोटे दल हैं उनके भरोसे आप लोग जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये कैसे होगा? आप लोग अपना ताकत लगा नहीं रहे, दूसरों की मदद की उम्मीद कर रहे हैं। मेरे कांग्रेस के मित्र को नहीं पता है ईडी आईटी तभी आती है जब कोई चोर होता है। इनको डरने की क्या जरूरत है ईडीआईटी से? ईडी आई है, अपना काम करने आई है। कांग्रेसी भ्रष्टाचारों को जेल भेजने आई है। भ्रष्टाचार ये करते हैं, गोबर घोटाला ये करते हैं। हमने तो सुना था लालू प्रसाद यादव ने तो चारा खाया था, ये तो गोबर खा गए। गौ माता का गोबर को नहीं छोड़े, दारू घोटाला करते हैं। घोटाले को छोड़िए, दल ये तीसरे दलों को भी सेट किया है कि आप लोगों ने? ऐसे आरोप लग रहे हैं। हमको किसी दल की जरूरत नहीं है, इनके अपने कर्म है जिसकी वजह से कई दल इनसे लड़ने के लिए सामने आ गए हैं। ये लड़ाई लड़ नहीं पा रहा है, ये दल का नाम लेते हैं। अगर सत्ता पक्ष में दम होता तो एक भी दल नहीं होते। अगर इनके विकास की कल्पना होती तो आज देख रहे हैं इतने भ्रष्टाचार है, जनता रास्ते में आ गई है। कई दल बना बना के इनको भगाने के लिए जनता इस चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। आज मेरा युवा हो या मेरा गांव का एक नागरिक हो, आज इनके चित्कार से हो रहा है। महिलाओं का शराबबंदी की बात करके झूठे वोट ले लिए, चीट फंड के पैसे ले लिए। मेरे भाई चीट फंड का 1 रुपया नहीं दे पाए, अभी कर्ज माफी की घोषणा करते हैं। गंगा जल को हाथ में लेके कसम खाने वाले कांग्रेसी क्या बात करेंगे? कोई कनेक्शन नहीं है तीसरे दलों से? आप लोगों का इस आरोप को खारिज करते हैं। क्या बोले मोहन जी? तीसरे दलों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई अंडर टेबल समझौता नहीं है? हमारा किसी दल से कोई समझौता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़ रही है और अपने दम पे विजयी होगी। 90 के 90 सीट में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़ रही है। इनको जरूरत है, ये दल बना के लड़ने की इनको जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है उसके साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता है। ठीक है, चलिए ये अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई दल चुनाव लड़ रहा है तो उसे बीजेपी से जोड़ने के पीछे वजह क्या है? ठोस वजह बताइए। आप लोग आरोप लगाते हैं हर बार, लेकिन वजह क्या नजर आती है? सारी जी देखिए, ये आरोप नहीं है, ये स्पष्ट रूप से जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद में देख के कोई भी दल है, बहुत सारे दल है, लेकिन इस तरह की जो बातें भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार पे उपदेश दे रहे हैं हमारे प्रवक्ता मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो है, भारतीय जनता पार्टी तो खुद एक भ्रष्टाचार का दल है। मैं तो ये बोलूंगा जिस तरह से 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का दोहन शोषण किया,
छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को से इनका कोई लेना देना नहीं रहा। केवल और केवल गैर बुनियादी मुद्दों के आधार पर ये सत्ता में आते रहे। इनको किसी भी तरह की इस तरह की नैतिक बातें जो आज आकर हमें किसी भी तरह कोई ईडी का डर नहीं भाई, इनके जो घटक दल है आज पूरी की पूरी आपकी सरकार जेल में चले गई है, शर्म आनी चाहिए। भूपेश बघेल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए भाई साहब। वो यहाँ पर आरोप छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। ईडी और आईटी वो स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी इसी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। आज तक अदालत में कोई भी मामला साबित नहीं हो सका है और कोई भी तथ्यात्मक आरोप जो लगा रहे हैं और जनता विचलित होकर सड़क में नहीं आई है। जो सत्ता लोलुप लोग जो 15 साल छत्तीसगढ़ का शोषण किया है, वो सत्ता लोलुप लोग जो 5 साल से छटपटा रहे हैं बिना सत्ता के, वो सत्ता में आने के लिए सड़क पर आ रहे हैं। लेकिन जनता के पास उनके जनता को जवाब देने के लिए उनके पास कोई बात नहीं है। जो बढ़ती हुई महंगाई और केंद्र सरकार का जो कुशासन है, जो जीएसटी जैसे करों से जनता को लाभ दिया है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। तो ये इस तरह की आधारहीन आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ की जनता समझदार हो चुकी है, पूरे भारत की जनता की तरह। वे भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के भूल भुलावे छलावे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी को अपना पूर्ण बहुमत के साथ विश्वास प्रदान करेगी। ये इस सबसे अलग हटते हैं और नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र जी, कहा जा रहा है ये जो चुनाव है वो मैन टू मैन चुनाव बन गया है। सरकार की योजनाएं घोषणाएं थोड़े सब पीछे चले गई हैं और उम्मीदवार है उस पर बेस हो गया। क्या ये सही है? और इसीलिए जो घोषणाओं की एक लिस्ट जो है वो लगातार निकाल रही है कांग्रेस और कई घोषणाएं लगातार कर रही है। तो चुनाव क्या बदलेगा? जो उम्मीदवार बेस चुनाव था वो अब घोषणाओं पर कौन वादे कर रहा है, कौन क्या वादे कर रहा है, इस पर आएगा, केंद्रित होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। इस बार चुनाव में व्यक्ति जो है, जो भी चुनाव लड़ रहा है, उसकी शख्सियत, उसका व्यक्तित्व, उसका राजनीतिक जीवन, उसकी कार्य प्रणाली ये ज़्यादा रोचक हो रही है। लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और दोनों पार्टियों ने मुद्दों को, क्योंकि मुद्दे जो हैं स्थानीय और केंद्र स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल अलग हैं। और खास तौर पे ऐसे समय में जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो जहां पर बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास जो मुद्दे हैं, वैसे ही मुद्दे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कांग्रेस के लिए हैं। उसी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के लिए बीजेपी के पास मुद्दे हैं। तो मुद्दे जो है वो अब आम आदमी जो है वो अपने तराजू में तौल रहा है, वो उसका खुद विश्लेषण कर रहा है और वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जिसको वो चुनाव जिता रहा है वो लोग कितने काबिल हैं और विकास की जो धारा है उसको तेजी से बहाने में उनकी सक्षमता कैसी है और कैसे कोऑर्डिनेट करके हम स्टेट को, आम जीवन को, सबको बेहतर कर सकते हैं, इस पे ज्यादा फोकस। सारी जी, आप लोग लगातार 5 साल दावा करते रहे कि हमने ये किया, लेकिन हम अब चुनाव में देख रहे हैं ये सारी चीजें किनारे होकर उम्मीदवार को देख रहा है, कौन किसके सामने है। इस तरीके का चुनाव हो गया है। क्या ये आप लोगों के काम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि काम पर चर्चा ही नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये हम अपने काम के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, निश्चित रूप से नागेंद्र भाई ने जो कहा कि उम्मीदवारों को भी एक जनता आजकल की बहुत समझदार हो गई है, आज देख परख कर वोट देती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं दूरस्थ अंचल सालेवारा जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मतलब एक आउटर है, उसके बाद मध्य प्रदेश चालू हो जाता है, एक आदिवासी और जिसे आऊंगा दिनेश जी, आऊंगा, पहले इनकी बात हो जाती है। दिनेश जी, आप इनकी बात। हाँ। पार्टी के हमारी सरकार के कार्य बता रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बुजुर्ग ग्रामीण उठकर उसने रीपा योजना, मैंने अपने भाषण में वो बात नहीं बोल रहा था, तो उसने बोला कि रीपा के माध्यम से भी यहाँ हमारी महिला बहनों को और ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। तो सरकार जो एक आदमी की जो एक आधारभूत जरूरतें रहती है, जो एक उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए एक जरूरी कार्य रहते, सरकार उस पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं कि केवल और केवल झूठे छलावे और बोल वचन देकर, बड़े बड़े वादे कर जनता को गुमराह कर जातिवाद की बातें कर लोगों का ध्रुवीकरण करके इस तरह के वोट लेने में हम यकीन नहीं करते। आज जो जनता की मूल जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार और जो आधारभूत सड़क, बिजली, पानी
है, हम उस आधार पर बात करते हैं और उस आधार पर हम कितना कसौटी पर उतरे ये जनता तय करेगी। आज आदरणीय प्रियंका जी की सभा में जिस तरह से ग्रामीणों का उत्साह आज झलका, महिलाएं जिस तरह से आकर उन्होंने पूरे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो हमने आज जो घोषणाएं की उस पर वो अपना हर्ष व्यक्त किया, ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ की जनता में किस तरह से इस सरकार के कार्यों के प्रति एक रुझान है और एक सकारात्मक रवैया है। दिनेश जी, आप लोग कितने भी कोशिश कर लें लेकिन काम के आधार पर वोट होगा, सरकार ने काम किया है उसका ही आकलन होगा। तो ऐसे में तो कामों की लंबी लिस्ट है, हर वर्ग के लिए कांग्रेस ने कुछ कुछ किया है, कैसे जवाब देंगे इसका? छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है मोहन भैया कि अगर गांव तालाब की पचड़ी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, अगर शमशान घाट में शेड का निर्माण किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने क्या अगर किया? कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया 5 साल में? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ खोदापुर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के नाम काम को अपना नाम बताया, एक भी बड़े काम बता दे। छत्तीसगढ़ 15 साल पार्टी ने बनाया, IIT छोटे छोटे काम जो कराकर एहसान बता रहे हैं वो काम नहीं रहते, वो जनता का अधिकार रहता है। पार्टी ने दिया है। अगर बिलासपुर को जोन मिला है भाई स्कूल बंद हुए थे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में। अगर गांव की गलियों आज स्कूलों में देखिए जाकर कैसे जनता पार्टी के शिक्षक है, हमारे जो मंत्री है कैसे सुसज्जित है और कैसे लोग वहाँ पर जो बच्चे उत्साह के साथ एक अच्छे वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा पंचायत भवन भी बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। केवल भ्रष्टाचार और 70 साल से बाहरी लोगों को छत्तीसगढ़ में लाकर उनकी उगाही का जरिया बनाया है। विकास की गंगा कांग्रेस के राज में बही है। पार्टी की देन होती है। अगर भिलाई में IIT बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की देन होती है। ये कांग्रेसी क्या नेहरू जी ने जब कांग्रेस की सरकार कई साल पहले आ गई थी IIT की परिकल्पना, उसको ठीक से आप लोग नहीं कर पा रहे। 1 रुपए किलो में राशन मिलता है ना तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए थे, आपके मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था। गरीबों का राशन डकारने वाली पार्टी क्या बात करेगी? क्या बात करेंगे आप? अरे आप क्या बात करेंगे? 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर गरीबों का राशन डकारे थे, आपके मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था। उसके बाद में 7 से 8 लाख कार्ड निरस्त किया था। 50,000 करोड़ का आप फर्जी बात नहीं करते, झूठी बात नहीं करते वोट लेने के लिए। सच्चाई है ये दुबई में। ये आपके घोटाले के आएंगे, ये तो घोटाले में आज नामांकन के मंत्री यहाँ पे हमारे कमीशन लेना बंद कर दे तो 30 साल तक हमारी सरकार को कोई नहीं ला पाएगा। आपके मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि आपके मंत्री अगर जनप्रतिनिधि कमीशन लेते हैं तो उसके बाद में आप क्या भ्रष्टाचार की बात करोगे? भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा। नागेंद्र जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। नागेंद्र जी, नामांकन के साथ ही वही सारी चीजें रिकॉल हो रही है कि भाई क्या किया, किसने क्या आरोप लगाए, उन सब को लेकर अब चुनाव में प्रत्याशी मैदान में हैं। इन मुद्दों के अलावा चुनावी समीकरणों का कितना आप यहाँ असर देख पा रहे हैं जिससे कि दूसरे चरण में खास तौर पर उस पॉकेट में असर होगा? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं और पहले फेज में जो है आप तो देख ही रहे हैं कि वनांचल क्षेत्र जो है उस पर फोकस है। तो वहाँ किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से वहाँ फिर लोग बातचीत कर रहे हैं विकास को लेके। भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी तो लगातार घेर रही भ्रष्टाचार पे। कई चीजों पे बार बार ये बातें उठती है कि 5 साल में विकास जो है वो थोड़ा सा थम गया है। तो इन सब बात का जवाब भी देना होगा और जनता के बीच जाके ये सारी चीजें बार बार कहा जाता है। शिक्षा विभाग के नाम गिनाए जाते हैं लेकिन बीजेपी जो है इस पे भी आड़े हाथ लेती, क्योंकि एक चूक तो हुई है, उसमें शिक्षा मंत्री को हटाना ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो चुनाव में कहीं ना कहीं तो दिखेगा और बार बार ये सवाल उठते रहेंगे और लोग घेरे में आते रहेंगे। जी ठीक है, चलिए तो नामांकन खत्म होने के साथ ही मुकाबला शुरू हो गया है। अब डे टू डे हम इस बात की समीक्षा करते रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे कि किस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं, किस पर कौन जवाब क्या दे रहा है। तो अब चुनावी संग्राम काफी तेज नजर आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा कमर कस तैयार हैं, लेकिन तीसरे दलों की भूमिका से भी
इनकार नहीं किया जा सकता। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के नेता दिनेश अग्रवाल जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारिक रईस खान जी हमारे साथ शामिल हुए, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।